ओम्स लॉ क्या दिया ओम्स लॉ में, कोई डिस्कस करते हैं कब नहीं आसान। अगर भैया तो हमेशा यही कहते हैं तो आसान है आसान। चैप्टर पढ़ लो बेटा पूरा, ठीक है ना, दफा या आसान इजी। ओम्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे ओम्स, पहले मैं समझाता हूँ, डिफाइन करता हूँ। एक साइंटिस्ट थे ओम्स, उन ओम्स साइंटिस्ट ने क्या कहा था, ओम्स ने ये कहा कि किसी वायर के अक्रॉस, किसी वायर के एंड्स पर जो हम पोटेंशियल देंगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ज़्यादा उस वायर के अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट, उतना ज़्यादा क्या फ्लो करेगा, करंट। लिखते हैं Ohm's law states that Ohm's law states that the current flows in a conductor, आप कंडक्टर कह सकते हो या इसको वायर भी कह सकते हो। Ohm's law states that the current flows in a conductor or wire is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the wire। ओम्स ने ये कहा कि किसी वायर के एंड्स पर आप जितना ज्यादा पोटेंशियल दोगे उतना ज्यादा उस वायर के अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। स्टेट सेट द करंट फ्लो, करंट जो फ्लो करेगा, करंट जो बहेगा, करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। आसान समझाते हो, कोई वायर है, बस कोई तार है, अगर आप उस तार को छोटे से सेल से जोड़ोगे तो उतना सेल के हिसाब से, सेल का जितना पोटेंशियल होगा उस सेल के पोटेंशियल के हिसाब से क्या आएगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। आप उस वायर को बड़े सेल से लगाओ, थोड़ा बड़ा सेल आता है उससे जोड़ो, अब सेल बड़ा हो गया, सेल का पोटेंशियल बढ़ गया तो वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा। मैंने कहा यार वायर के अंदर करंट से काम नहीं चलता, करंट और बढ़ाओ, तो आपने क्या करा, उस वायर को उन सेल से हटा के आप बैटरी में लगा दिया। जब बैटरी में लगाया तो बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, तो बैटरी का पोटेंशियल होने की वजह से क्या कि वायर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो अब बढ़ जाएगा। आपने कहा भैया करंट और चाहिए, मजा आ रहा है, तो क्या करा हमने, आप छोटी सी बैटरी, स्कूटर या बाइक की जो बैटरी थी उसे हटाकर हमने क्या करा, घर की जो बैटरी होती है, बड़ी बैटरी, अब उन वायर्स को हमने उस बैटरी से, बड़ी बैटरी से लगा दिया, तो अब करंट ज्यादा फ्लो करेगा। यही ओम्स ने कहा, किसी वायर के अंदर, किसी भी वायर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, पोटेंशियल पर। हम कितना उसको पोटेंशियल दे रहे हैं, कम पोटेंशियल देंगे कम करंट फ्लो करेगा, ज्यादा पोटेंशियल दोगे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। यही है ओम्स लॉ भैया, और कुछ नहीं है। समझ लो एक बार फिर से, कुछ नहीं है, आसान है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर और वायर is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the wire। वायर के एंड्स पर दिया हुआ पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा करंट कितना फ्लो करना है वायर में। सिंपल, इसे कहते हैं पोटेंशियल, सॉरी ओम्स लॉ, इसे कहते हैं ओम्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फॉर्मूला क्या बनेगा सर, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने कहा था कि करंट डिपेंड कर रहा है किस पर, I इज डिपेंड्स ऑन V। यहाँ पर I का मतलब बेटा करंट है, V का मतलब है पोटेंशियल। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट होगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल उतना कम करंट। ओके, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसको फर्दर कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I
क्योंकि दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो मैं इसको क्या लिख दिया, V इज प्रोपोर्शनल टू I कर दिया। ठीक है बेटा, देखो चेंज करना कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तरीका ये भी था कि हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लाते हैं, K डैश कहते हैं उसको हम K डैश कहते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको मैं लिखना आगे नीचे कर दिया, रिवर्स कोई दिक्कत नहीं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाओगे तो क्या होगा बेटा, V इज इक्वल्स टू KI, V इज इक्वल्स टू KI। प्रोपोर्शनलिटी का साइन बेटा कभी भी फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, हमेशा रखना, कभी भी आप प्रोपोर्शनलिटी ये रिलेशन बनाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर इस K का मतलब क्या बेटा, हियर K डिफाइंस फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K का मतलब क्या बेटा, K का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा और एक कांस्टेंट आ गया, जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको फर्दर बाद में इस K को क्या कहा गया, V इज इक्वल्स टू I R, V इज इक्वल्स टू I R। इस कांस्टेंट को, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बाद में कहा गया R। यहां पर R का मतलब क्या है बेटा, R का मतलब है रेजिस्टेंस। Here R is called resistance, R का मतलब है रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ओम्स लॉ से एक रिलेशन आ गया क्या, V is equals to IR, V is equals to IR, V is equals to IR। V का मतलब पोटेंशियल, I का मतलब करंट एंड R इज रेजिस्टेंस, V is equals to IR। ठीक है बेटा, ये था ओम्स लॉ, ठीक है, ये था ओम्स लॉ। पॉज करके नोट लो बेटा, पॉज करके। अब बात करते हैं कि ये R का मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। ये R तो ठीक है, R रेजिस्टेंस है बेशक, नो डाउट, बट R रेजिस्टेंस है क्या। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी, आप इसको इट इज द प्रॉपर्टी या बिहेवियर कह सकते हो आप। इट इज द प्रॉपर्टी और बिहेवियर of a material, it is the property or behavior of a material which resist या आप इसको oppose, which resist or oppose the flow of current। आसान है, सब समझाएंगे, बहुत मटेरियल, किसी वायर, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी बेटा, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब होता है बेटा रोकना, रुकावट बनना, रोकना। रेजिस्ट का मतलब रोकना या कह सकते हैं रुकावट बनना। रुकावट। रेजिस्ट का मतलब क्या है, जो अपोज करेगा, जो रोकेगा। करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट आ रहा होगा, उसको रोकेगा। इट इज द प्रॉपर्टी और बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल व्हिच रेजिस्ट और अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को रोकता है, करंट को बहने से रोकेगा, ये इसका काम है रेजिस्टेंस। जब बेटा मैंने भी नहीं पढ़ा था ना, तो क्या लगता था कि रेजिस्टेंस क्या है, कोई तार के
अंदर कोई कीड़ा बैठा है या कोई आदमी है या कोई दीवार है जो उसको रोकती है। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मटेरियल या वायर जिस एटम का बना होता है उस एटम का ही बिहेवियर है। समझाते हैं कैसे। क्या है रेजिस्टेंस? देखो रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट के फ्लो को रोकेगा। अभी ये रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो दिखाते हैं। क्वेश्चन बाबू रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है वो भी दिखाऊंगा, इसमें दिखाऊंगा। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? पहला फैक्टर है लेंथ। लेंथ पर वायर की या कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है क्या? रेजिस्टेंस। एंड हाउ? डायरेक्टली रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the wire or conductor। किसी मटेरियल किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर। लेंथ का मतलब आप जितना लंबा जितना लॉन्ग वायर लोगे जितना लंबा वायर लोगे उतना उस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। आप जितना छोटा वायर लोगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? ऐसा क्यों भैया? क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्यों? एक ये वायर है मेरे पास और एक ही वायर, ठीक है? दो वायर है हमारे पास। एक ही वायर है जिसकी लेंथ छोटी है, एक बड़ा वायर है जिसकी लेंथ बड़ी है, लंबा वायर। इसके अंदर अभी चलो फिर से वही कंसेप्ट कि ये वायर किसका बना होगा? एटम्स का होगा ना। इसका मतलब इसके अंदर एटम्स होंगे। भाई ये बस समझना कि भाई भैया आप एटम दूर दूर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि मेटल है, वायर है बेटा, ये सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, पता है आप लोगों को। लिक्विड और गैस नहीं है। तो ये जो वायर है ये किसके बने हुए? एटम्स के होंगे। ऑब्वियसली इसके अंदर एटम होंगे। अब होगा जैसे आपने सेल लगाया या बैटरी लगाई, बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। मतलब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके फ्लो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ है? इस डायरेक्शन में। करंट किधर मूव करेगा बेटा? अब एक चीज कि जब छोटा सा वायर होगा, जितना छोटा वायर होगे उतने ही उसके अंदर एटम्स तो कम होंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स तो कम होंगे। और एटम्स कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में कम वर्क लगेगा। बात समझो? जितने एटम्स कम होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में, मूव कराने में कम वर्क लगेगा। वर्क कितना होगा उतना कम लगेगा। ठीक है? इजीली क्या है ये जल्द करते हैं। जितना लंबा वायर होगी उतने ज्यादा उसके अंदर एटम्स बढ़ जाएंगे। एटम्स के बढ़ने से होगा क्या? प्रॉब्लम ये है कि वहां पर क्या है, फिर ज्यादा हमें पोटेंशियल, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें, नहीं उस पोटेंशियल। लेकिन करनी तो पड़ रही है भाई, करनी तो पड़ रही है उसको भी। तो यहाँ पर क्या है, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उनको भी क्या है, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ज्यादा वर्किंग होगी, उतना ज्यादा वर्क लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में, मूव कराने में। और जितना ज्यादा पोटेंशियल लगेगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में, इसका मतलब क्या है कि वहां पर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा। रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा। अच्छा, बिना डायग्राम के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पर ये एक वायर है, ये एक वायर है। इस वायर के अंदर एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं।
इस वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। करंट किसे कहा था? करंट क्या चीज थी? चार्ज। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को तो ही करंट कहा था बेटा। भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जब चार्ज फ्लो करेगा उसी तो करंट कहा था। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो तो करंट कहा था हम लोगों ने। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि एटम दूर दूर हो जाए, एटम्स दूर दूर हो जाए, तो क्या इजीली वो इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा? वो इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा इजीली उस एटम पर? नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटा। वो इलेक्ट्रॉन इजीली उस एक एटम से दूसरे एटम पर क्या है, जंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, इसी का कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना करना, इसका मतलब क्या है कि करंट भी फ्लो नहीं कर रहा। और करंट फ्लो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा। तो इसमें रुकावट कौन बना? वो एटम। एटम का बिहेवियर, इसी को बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस। देखो बेटा क्या है रेजिस्टेंस? मतलब किसी वायर, किसी भी मटेरियल का वो बिहेवियर, प्रॉपर्टी, बिहेवियर, इंटरनल बिहेवियर, जिसकी वजह से चार्ज, किसी भी वजह से चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पा रहे, चार्ज मूव नहीं कर पा रहे, इसी को बोलता है रेजिस्टेंस। जैसे एक और समझो, एक ऐसा बोल देते हैं, जैसे एक एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। ये प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा बेटा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बात समझ रहे हो? अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब एक चीज समझना बेटा कि अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा हुआ, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अगर इनके बीच में प्यार बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर आगे मूव कर पाएगा? इतने ज्यादा अट्रैक्शन में क्या वो इलेक्ट्रॉन अपनी एटम्स को लीव करके, अपनी पोजीशन को लीव करके आगे एटम्स में जंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो मजबूरी है, इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन बनने की इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा, वो क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है बेटा। तो रेजिस्टेंस को आप कोई दीवार मत समझो कि वायर के अंदर, तार के अंदर कोई दीवार है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो करंट को फ्लो होने से रोकती है बेटा, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्लियर है बेटा, लेंथ। लेंथ पे कैसे? डायरेक्टली अगर आप कंडक्टर या वायर की लेंथ जितनी ज्यादा लोगे, जितना लंबा वायर लोगे, जितने ज्यादा लेंथ होगी वायर की, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। दूसरा एरिया, द सेकंड वन इज एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे बेटा? इनवर्सली। इनवर्सली इसका मतलब क्या है कि एरिया, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और अगर हम कहें कि एरिया जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है, आपस में क्या है? इनवर्सली। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने का। जैसे घरों में पत्थर लगते हैं, तो पत्थर की कटाई करने के लिए आता है एक आदमी। जब पत्थर की कटाई करते हैं तो उसमें क्या वो हीटअप होता है। जब कट करता है पत्थर, ब्लेड पत्थर कट करता है तो हीट होता है। तो उसके लिए मिस्त्री लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा पाइप लेते हैं और उस पाइप को किसमें डालते हैं? बाल्टी में डाल देते हैं और उसको थोड़ा सा पानी सक करके चूस कर, और फिर ऐसे लगा देता है साथ में, तो उसमें से कंबाइन निकलता है। देखा? इसका मतलब क्या है कि जितना छोटा एरिया होगा पाइप का, जितना छोटा एरिया होगा, आप कितना ही प्रेशर लगाओ, पानी कम निकलेगा। और एक समरसेबल का पाइप, समरसेबल पाइप इतना बड़ा पाइप, उसमें से पानी कितनी तेज निकलेगा? बहुत ज्यादा तेज। इसका मतलब जितना एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा आएगा। एरिया जितना कम, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, क्योंकि रोकने वाला ताकत है, वो रोके
निकल के देखो, वही चीज है। और समझ के बाद जैसे एरिया जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम, और रेजिस्टेंस जितना कम, करंट उतना ज्यादा। ठीक है बेटा? तो पहला फैक्टर लेंथ है, दूसरा फैक्टर एरिया क्रॉस सेक्शन। अच्छा यहाँ पे लिख लेना क्या होगा, जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा। इसमें जितना ज्यादा एरिया होगा वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरे, थिकनेस जिसे कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा, पतला सूखा सा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा आएगा, उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है बेटा? तीसरा है टेम्परेचर। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे बेटा? टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। समझाते हैं कैसे? आसान है। सपोज कोई वायर है, कॉपर वायर, कोई सा वायर है, ये इसके एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल पास पास। ये रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो कभी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वायर के पार्टिकल्स ऐसे है, एटम। जब एटम्स पास पास है बेटा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजीली एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग आसानी से कूद जाएगा, जैसे बंदरों को देखा कैसे आसानी से पतली पतली गली में कूद जाते हैं, आगे से कूद जाते हैं। अब एक चीज समझो बेटा कि आपने इसी वायर को हीट किया, नीचे से क्या करा आपने, बर्नर लगा दिया, बर्नर फ्लेम, ठीक है, नीचे से बर्नर लगा दिया, ये लगा दिया आपने बर्नर। अब ये बर्नर क्या कर रहा है बेटा, ये हीट दे रहा है, हीट दे रहा है, हीट दे रहा है। हीट देगा तो टेम्परेचर, इस वायर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। आप लोगों को एक चीज पता है बेटा, 9th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में एक क्वेश्चन आता है कि सॉलिड से लिक्विड, अगर हमें स्टेट चेंज करनी है सॉलिड से लिक्विड, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम कहते थे कि हमें हीट देनी पड़ेगी। अगर हम हीट करेंगे किसी सॉलिड को तो वो सॉलिड पिघल के लिक्विड बन जाएगा, और उस लिक्विड को अगर हम और ज्यादा हीट करेंगे तो वो लिक्विड क्या बन जाएगा, फर्दर गैस। तो सोचने वाली बात तो सेम वैसे ही बेटा कि जैसे यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ये था वायर, जब आप बर्नर की हेल्प से आप इसको हीट करोगे वायर को, तो क्या होगा, हीट जब आप करोगे तो हीट की एनर्जी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एटम्स में कोलिजन, और एटम्स टकरा टकरा कर क्या हो जाएंगे, दूर। जो एटम्स पास पास थे उनमें क्या है, टकरा टकरा कर रिपल्शन की वजह से क्या होगा, कोलिजन की वजह से दूर हो जाएंगे। अब क्या है, एटम्स दूर हो गए, एटम्स दूर। लेकिन एक चीज बताना, एटम्स बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे, बस बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस आएगी, एटम थोड़े से फैल जाएंगे पर बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे। अब जरा कंपेयर करो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे एक एटम से दूसरे एटम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली आसानी से एटम जंप कर पाएंगे, यहाँ पर जंप कर पाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ इन एटम्स में डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत आसानी से तुरंत नेट पोटेंशियल देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एटम से दूसरे एटम जंप कर जाएगा आसानी से। लेकिन यहाँ पर क्या है, एटम्स दूर हो गए, एटम्स बीच में गैपिंग आ गई, एटम्स दूर है, तो यहाँ पर क्या है, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम ट्रांसफर करने के लिए। और जब हमारी ज्यादा वर्क लग रहा है, हमारी ज्यादा एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन्स को आगे जंप कराने के लिए,
इसका मतलब रेजिस्टेंस का क्या हुआ होगा, बढ़ गया। क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में रुकावट आ गई, एक अपोजिशन आ गया। अपोज किसका आ गया कि एटम्स दूर हो गए। पहले इलेक्ट्रॉन्स इजीली आसानी से जंप कर रहे थे, अब आसानी से जंप नहीं करेंगे, अब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को एटम टू एटम जंप कराने के लिए। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, मालूम पड़ेगा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स एटम्स दूर हो जाएंगे, तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए। ओके, द लास्ट फैक्टर इज नेचर। एक फोर्थ फैक्टर और है बेटा, नेचर। फोर्थ फैक्टर इज नेचर। नेचर ऑफ मटेरियल। इसमें बेटा कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली इनवर्सली का, समझना, डायरेक्टली इनवर्सली का कोई रिलेशन नहीं है नेचर के लिए। नेचर का मतलब है कि किसी कोई एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना अच्छा करंट फ्लो करवाएगा। किसी एटम से जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे उतना ही इजीली वो करंट को फ्लो करवाएगा, और जितना इजीली करंट फ्लो करेगा इसका मतलब उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ही कम है। और जिस मटेरियल में जिस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके अंदर फोर्स ज़्यादा है, याद है भी बताया था, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो करने में जो मुश्किल आ रही है वो किसकी है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो ये नेचर है, इसके लिए कोई डायरेक्टली इनवर्सली का रिलेशन नहीं है, बट एक कंडीशन आएगी वो भी दिखाएंगे हम। अच्छा, इसमें एक चीज समझता बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट। बेटा इस तरफ बेटा सब कुछ नोट कर लिया होगा आपको ने। ओम्स लॉ से क्या है रिलेशन, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर आया था बेटा, यहाँ से R कितना आएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आएगा, V अपॉन आई। आई मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो V अपॉन आई, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट क्या बनेगी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनेगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो V क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल यूनिट वोल्ट पर, करंट की एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, V ओवर A। बट SI यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है बेटा, ओम। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम, SI यूनिट रेजिस्टेंस की ओम, और ओम का सिंबल है ये क्या बेटा, ओम का सिंबल, ओम सिंबल। तो जैसे कभी भी आपसे कहेंगे किसी एप्लायंस का रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो कैसे लिखोगे आप इस चीज को, R इक्वल्स टू 20 ओम। आपसे कह रहे रेजिस्टेंस किसी भी बल्ब का 50 ओम है, तो कैसे लिखोगे 50 ओम, 10 ओम तो 10 ओम। तो ओम क्या है बेटा, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, ओम। ओके बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी का रेजिस्टेंस को लेकर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने 4 फैक्टर पढ़ लिया, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर।
एक तो आपने फैक्टर पढ़ा लेंथ का, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला पढ़ा आपने r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, ठीक है, लेंथ का रिलेशन। दूसरा पढ़ा आपने एरिया, इनवर्सली रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से क्या होगा बेटा, इन दोनों कर देंगे हम कंबाइन, r इज प्रोपोर्शनल, फिर सुनो मेरी बात, r इज प्रोपोर्शनल ना तो डायरेक्टली ना इनवर्सली। जो बच्चे इस गलत फहमी में रहते हैं कि भैया ये डायरेक्टली का सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली का है, हमें समझ में नहीं आता, तो उनसे एक चीज कहना है कि ये सिंबल ना तो डायरेक्टली का है और ना ही इनवर्सली का है, ये सिंबल सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का है। समझे बेटा, ये सिंबल ना डायरेक्टली का है ना इनवर्सली का है, ये सिंबल सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का है। अब दिमाग में पता नहीं होगी भैया कि डायरेक्टली फिर और इनवर्सली कैसे बोलते हैं। अगर कोई भी दो क्वांटिटी जस्ट आमने सामने रखी हुई है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी में बढ़ती है तो उसे बोलते हैं डायरेक्टली। अगर एक दूसरे के, अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्स में रखी हुई है, जैसे एक के बढ़ने से दूसरी घट रही हो, तो उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आमने सामने होंगी, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है तो उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइंस है प्रोपोर्शनलिटी का, डायरेक्टली इनवर्सली का नहीं है। तो यहां से इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके क्या आएगा, r इज प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a, r इज प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, फर्दर जब इस प्रोपोर्शनलिटी से हटाओगे तो सब जानते हैं कि एक कांस्टेंट रहेगा k, हियर k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे फर्दर क्या कहा गया, r इक्वल्स टू रो l अपॉन a। रो क्या बोलते हैं इसको, रो, रो वाला अपनी रो, r इक्वल्स टू रो l अपॉन a। क्या रो, इस सिंबल को बोलते हैं रो, ठीक है बेटा, इस सिंबल को बोलते हैं रो। और रो का मतलब है बेटा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस सिंबल का मतलब है रो, इस सिंबल को कहते हैं बेटा रो, और रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद है रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, वो चौथा फैक्टर क्या था, नेचर। रेजिस्टेंस जिस फोर्थ फैक्टर पे डिपेंड करता वो नेचर था, और वो नेचर का मतलब यही है रेजिस्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब हर वायर का डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का अपना अलग अलग एक रेजिस्टेंस होगा। जैसे हमारे पास 4 वायर्स हैं, समझना सीखो बेटा, 1 2 3 4, हमारे पास 4 वायर्स हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं कॉपर वायर है हमारे पास, एक मान लेते हैं सिल्वर का है, सिल्वर चांदी, एक मान लेते हैं गोल्ड वायर है, ठीक है, और एक आप ले लो एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम का, ये हमारे पास 4 वायर। तो इन चारों वायर्स का, इन 4 वायर्स का डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस आएगा। इसका रेजिस्टेंस मान लो R1, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस R4। इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है बेटा। हर मटेरियल का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है, और नेचर डिफरेंट होने की वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होता है। इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो यहां से रो रेजिस्टेंस
रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या आएगी, अपॉन में ए डिवाइड में इतना लेगा तो आर इंटू ए, और जो लेंथ एल मल्टीप्लाई में इतना का डिवाइड आर ए अपॉन, तो रो इक्वल्स टू आर ए ओवर एल। यहां से इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी बेटा, ऐसा यूनिट क्या बनेगी, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या बनेगी। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की मीटर, तो अपॉन में मीटर आ गया, 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, तो रो की रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या आ गई बेटा, ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट, ओम मीटर। और फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी निकालने का, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। और रेजिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला ये था, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चीज है, क्लियर है। डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट नेचर होता है, जिसकी वजह से उन सभी मटेरियल्स का अपना एक अलग रेजिस्टेंस होता है, उसको हमने बोल दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्लियर है बेटा। तो बेटा अब तक आपने ओम्स लॉ पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी जान गए, रेजिस्टिविटी क्या चीज है, ठीक है। और ओम्स लॉ में क्या था, V/IR, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो सब आप लोगों को जान चुके हो, ठीक है ना। बाकी ओम्स लॉ से एक पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ आता है, ठीक है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ क्या है, ओम्स लॉ में पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ। इस ग्राफ में क्या है बेटा, पोटेंशियल करंट, पोटेंशियल करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था बेटा, ये तो रिलेशन था कि पोटेंशियल और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओम्स ने तो ये कहा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कंडीशंस में ग्राफ कैसा बनना चाहिए आप सब जानते हो, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे पोटेंशियल राइज करेगा, वैसे करंट या कंडक्टर या वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका क्वांटिटी बढ़ेगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे करंट का अमाउंट भी क्या है बेटा, इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ। और इस पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ पर जो कॉम्पिटिशंस में या क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी जो आते हैं, ये सब क्या है, बिल्कुल लास्ट में ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हमारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम एक लास्ट में एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हमारी पूरी क्वेश्चन से लेकर पूरी वीडियो होगी। ओके बेटा, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम देखो, अब कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, रेजिस्टेंस जैसे फैन, बल्ब, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी ले सकते हो। अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी along which the current flows is called electric circuit। इसे बोलते हैं सर्किट कुछ नहीं बेटा, वायर्स, रेजिस्टेंस मतलब जैसे अप्लायंस है, उन अप्लायंस के अंदर रेजिस्टेंस होगा, उसी को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो वो रेजिस्टेंस, वायर्स, स्विच, सेल या बैटरी, इन सब के कॉम्बिनेशन को, इन सब के कंटीन्यूअस पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और जिसे हम ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इसे कहते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है बेटा, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के लिए हमें पहले कुछ सर्किट आनी चाहिए, वो सर्किट देखते हैं सर्किट क्या है। ओके, जल्दी देखते हैं।
ये जो सिंबल है बेटा, ये सिंबल किसका है? वायर का। ये सिंबल किसका है? वायर। ये जो सिंबल है ये होता है हमारा क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर होता है जैसे एक वायर जा रहा है तो दूसरा वायर उसके ऊपर से होके जा रहा है, क्रॉसिंग वायर कहते हैं। कांटेक्ट में नहीं होंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि इस अगर इस वायर में करंट फ्लो करा तो इस दूसरे वायर में भी करंट आ जाएगा, ये नहीं होगा। इंसुलेशन है, इंसुलेशन है, ठीक है। क्रॉसिंग वायर कहते हैं इससे बोलेंगे जॉइंट वायर। इसमें आएगी वो कंडीशन जॉइंट वायर, अगर करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में तो वो करंट आगे भी जाएगा और इधर भी आएगा। ये बनाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो वो करंट आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा, इससे बोलते हैं जॉइंट वायर्स, जॉइंट वायर। ये सिंबल हमारा सेल का है बेटा। देखो एक डंडा बड़ा बनता है, एक डैश और एक डैश का होता है। जो बड़ा डंडा होता है उसकी तरफ आता है प्लस साइन पॉजिटिव, और जो छोटा डंडा होता है उसका नेगेटिव साइन। ये शो करता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये शो करता है नेगेटिव टर्मिनल। ये सिंबल है सेल का, सेल। अगर हम छोटे छोटे कई सारे सेल को जोड़ दें तो बनती है बैटरी। तो बनती है क्या बेटा? बैटरी। देखो छोटे छोटे सेल्स को सबको मिलाकर क्या बन गई? बैटरी। ये होगी बैटरी। This symbol indicates for open switch, या इसका एक नाम होना बेटा जिसे बोलते हैं ऑफ की। मतलब जब बटन बंद होगा, ओके, जब स्विच बंद होगा, बटन बंद होगा, इसे बोलते हैं ओपन स्विच या ऑफ की। ये जो सिंबल है ये है हमारा क्लोज्ड स्विच, या ऑन की। जब स्विच चालू होगा, बटन चालू होगा, उसको बोलते हैं क्लोज स्विच या ऑन की। और ये क्या है? ऑफ की, जब बटन बंद होगा। ओके, ये वायर, क्रॉसिंग वायर, जॉइंट वायर, सेल, बैटरी, स्विच। दिस इज फॉर close switch, open switch. This symbol indicates for resistance. This symbol indicates for resistance. ये सिंबल बेटा रेजिस्टेंस का है। जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाओगे उसमें रेजिस्टेंस को इससे दिखाओगे। ओके, ये सिंबल या फिर ये सिंबल किसका है बेटा? रियोस्टेट, या जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस या हम कह सकते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट नथिंग बट रियोस्टेट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है बेटा? वायर की कॉइलिंग की जाती है, वायर की कॉइलिंग होती है, और उसमें जॉकी होता है, ऐसे मूवेबल जॉकी। उससे क्या होता है कि वायर की लेंथ कम ज्यादा करते हैं, और लेंथ के कम ज्यादा करने से क्या होता है बेटा कि रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा होता है। लेंथ कम होगी वायर की, रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ जाएगी वायर की, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। जिसे ऐसा रेजिस्टेंस जिसे हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट।
ये सिंबल है बेटा बल्ब के लिए, इट इज सिंबलाइज्ड फॉर बल्ब, बल्ब का सिंबल, ये सिंबल है बल्ब। ये सिंबल है एमीटर का बेटा, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। एमीटर तो आप जानते हैं, एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। वोल्टमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल को मेजर करना। गैल्वेनोमीटर नहीं जानते, गैल्वेनोमीटर बेटा क्या करता है, गैल्वेनोमीटर आल्सो मेजर्स करंट। गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है बेटा, बट बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट, बहुत स्मॉल अमाउंट के करंट को कौन मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये हमारे कुछ सिंबल हैं जो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा काम आएंगे सर्किट डायग्राम में जब हमें क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है बेटा, ये आपकी बुक्स में मिल जाएगा, सब कुछ जाएगा मिलेगा। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज कर लें, नोट करना चाहते हो नोट। और जो बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं बेटा, तो जरूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, मैं भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ तो करने के लिए। एक चीज़ याद रखना कि कोई भी पढ़ाई की कोई भी टॉपिक कॉपी पे नोट करने से ज्यादा नोट करना दिमाग में। ठीक है, कॉपी पे नोट कर रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा तो बेकार, कॉपी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और अगर सब कुछ आपके दिमाग में नोट हो रहा है तो कॉपी में आप एक शब्द नहीं लिखोगे तब भी सब कुछ आ रहा होगा। YouTube की वीडियो बंद कर दोगे आप, सब कुछ बंद कर दोगे, लाखों बंद कर दोगे, तो आप अपने पास से भी लिख सकते हो क्योंकि आपके दिमाग में याद है। तो मेन चीज क्या है बेटा कि यहां नोट करना है, समझ कर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, इन सबसे रिलेटेड जैसे 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर और सर्किट डायग्राम के सारे क्वेश्चंस, रेजिस्टेंस को लेकर ये सारे क्वेश्चंस में बेटा एक लास्ट में वीडियो दी जाएगी। उस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें सारे आंसर भी होंगे। अभी टॉपिक्स है, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चंस करने हो, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और एडवाइस मेरी है बेटा कि कोशिश ये करना आप लोग कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि आप एक संग क्वेश्चन करो, पहले आप थोड़ा सा रेस्ट देना अपने आप को, क्योंकि रेस्ट बहुत जरूरी है। जब आप लगातार मोबाइल पर यूट्यूब पर वीडियो देखोगे तो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो चुकी होगी। ठीक है, ब्रेन हीट हो रहा होगा, हीटअप हो रहा होगा, मन कर रहा होगा कि बाहर चला जाएगा, तो जब मन करे तो बंद कर दो। और जब सारे टॉपिक्स आप पढ़ लो चैप्टर के, तो लास्ट में आराम से रेस्ट लेकर 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, लेकिन कंडीशन है जिस दिन आप ये चैप्टर पढ़ो क्वेश्चन उसी दिन करना बेटा, क्योंकि सोने के बाद ना सब पता नहीं चलेगा। जितना हम पढ़ते हैं बेटा उसका डाउन हो जाता है सोकर जब उठेंगे नेक्स्ट डे। तो जो आप आज पढ़ रहे हो, अगर आपने ये चैप्टर आज पढ़ा है तो आज के दिन ही आप भले ही रात को करना क्वेश्चन, लेकिन कर किस, ठीक है, ये एडवाइस है।